आज के वीलॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक तो आपको हमने बताना है कि किस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो जहाज़ है वो मुबैना तौर पर एक टैक्सी बन गया है। पहले वो स्विट्ज़रलैंड गया बाजी मरियम को लेने और फिर अब वो लंदन भी गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो मौलवी साहब हैं उनकी ठुकाई हुई है, तो अब वीपीएन हराम से थोड़ा हलाल हुआ है, दरमियान में आए। अगर आपने ठुकाई जारी रखी तो मुकम्मल हलाल का फतवा रागिब नईमी साहब जल्द जारी कर देंगे। वो क्या अपडेट है वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, पता ये चला है कि पाकिस्तान में जो मसनूई बारिशें बरसाने का सिस्टम चल रहा है और थोड़ी बहुत जो बरसी है उसमें भी हमारी खुफिया एजेंसियों का काम है। अब इसमें ऐसा कौन सा खुफिया काम था जो हमारे हसास अदारे, खुफिया एजेंसियां तो नहीं कहा गया, हसास अदारे, तो ये कितना का हसास काम था जिसमें हमारे हसास इदारे आदम के हैं, इस बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अडयाला जेल लेकर चलते हैं। मीन फिक्र ना करें, आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपको सिर्फ वहाँ से खबर देंगे जो कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है वकला से भी ट्रायल के सिलसिले में। और उनकी बहन आज अलीमा खानम साहबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो इमरान खान का पैगाम दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है 24 तारीख के लिए। 3-4 उन्होंने, मैं बातें क्विकली आपको बता दूं जो आपके लिए उन्होंने पैगाम भेजा है ताकि आप सबको पता हो कि वो जेल में बैठे हुए इस वक्त चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये वाज़े तौर पर आज कम्युनिकेट की है कि पहले आप छोटे गुलाम थे, अब आप बड़े गुलाम बन गए। मतलब उन्होंने तफसील से एक्सप्लेन कर दिया कि इन्होंने 3 ही जो रियासत के सतून होते हैं, मीडिया होता है, जमहूरियत होती है, आपकी पार्लियामेंट है और अदालती सिस्टम है, उन्होंने कहा तीनों को ज़मीन बोझ कर दिया है। मीडिया में कोई बोल नहीं सकता, उस पर मुकम्मल कंट्रोल है, आपको पता ही है, उस बात का बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया जो रह गया था वहाँ वीपीएन पर फतवे और कभी कुछ और कभी कुछ, वो भी मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। फायरवॉल्स और हमारी आवाज़ बंद करने की भरपूर कोशिश की जाती है। अगर आप सिर्फ मेरे वीलॉग्स का ही डाटा देख लें तो आपको नज़र आता है कि पिछले 4-5 दिन से जो फायरवॉल या पिछले 1 हफ्ते से जो बहुत ही सख्ती से अब इंस्टॉल की गई है उसने जो व्यूअरशिप है उसको बहुत ज़्यादा नीचे किया है। लेकिन इसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे और आपको एक मज़े की बात बताएंगे कि हमने इनका इलाज क्या ढूंढा है, वो व्लॉग के एंड पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आगे इन्होंने मीडिया को तो ज़मीन बोझ कर लिया हुआ है, मीन के उसको कंट्रोल कर लिया हुआ है, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं निकल सकती। अदालतें, मेरा ख्याल कुछ बताने की बात नहीं, इमरान खान साहब कन्वे कर चुके हैं कि जो कुछ अदालतों में इन्होंने किया, और आप सबको पता है जिस तरीके से चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का, अब तो हाई कोर्ट्स के जजेस की ACR भी है लिखेंगे, तो अदालतें भी कब्जे में। और पार्लियामेंट तो 8 फरवरी को इन्होंने फॉर्म 45 और 47 पर कब्जा करके मेंबर कौमी और प्रोविंशियल असम्बली भी ज़्यादातर अपनी मर्जी के लाकर इन्होंने एक हुकूमत बना ली झूठी सची। तो ये तीनों रियासत के सतून जो है उन पर कब्जा कर लिया है, ज़मीन बोझ कर दिया है। आप पहले छोटे गुलाम होते थे कि मीन पीछे से बैठ के ये कंट्रोल करते थे चौधरी निज़ामुद्दीन, अब सब कुछ ही उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। तो इमरान खान ने एक तो ये वाज़ेह किया है कि अगर गुलामी से निकलना है तो आपको बाहर निकलना पड़ना है। फिर उन्होंने काजी फायजी साहब पर भी बात की कि उसने, जिसने पैसा चोरी किया और जिसने मैंडेट चोरी किया, दोनों को सपोर्ट की काजी ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ वो करके गए हैं वो आपके सामने। अब उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुखातिब करते कहा है कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आपको बाहर निकलना है। और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी कौम को कहा है कि जब तक आप नहीं निकलेंगे, मामलात नहीं बदलेंगे, गुलामी हमारे मुकद्दर में रहेगी। अगर आप मामलात को बदलना चाहते हैं तो 24 तारीख को आपको हर सूरत जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा। ये इमरान खान साहब ने बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दिया है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम चाहते थे कि आपको पता भी हो वो क्या सोच रहे हैं और उन्होंने वहाँ से क्या पैगाम दिया। अब आते हैं ज़रा हम अगली खबरों की तरफ। आज और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन पहले ये जो 3 आपके सामने उबलती हुई खबरें, इनको मैं उबलती हुई खबरें कहूँगा। एक तो बाजी मरियम वापस आई हैं। आपको पता है कि बाजी को बहुत शौक है ऐसे करके हाथ हिलाने का, लेकिन बाजी की ये वाली उंगली ज़रा साइड पे रहती है। अब ये डॉक्टर्स बता सकते हैं ये क्यों है, वो थोड़ी टेढ़ी भी हैं। वो वाली उंगली जब बाजी ऐसे हाथ हिलाती हैं तो ये हाथ ऐसे इकट्ठे नहीं होता, ये वाली छोटी वाली जो उनकी पिंकी है ना वो दूर चली जाती है उंगली। अच्छा जी, खैर मुख्तसर बात ये कि इस तरह उन्होंने हाथ नहीं हिलाया बाजी ने। आपने गौर किया होगा कि बाजी आई और लंदन से पता चला, वो लंदन में बक्से शक्से रखते हुए आपने गाड़ियों में देखा, उसके बाद कोई फुटेज सामने नहीं आई। बाजी आराम से पाकिस्तान भी पहुंच गई, किसी को पता नहीं चला। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली तो ये फिर दुबई उतरते हैं, फिर वहाँ से भी माल पानी इकट्ठा करना होता है, वहाँ जो इनके इन्वेस्टर पहले से पाकिस्तान से उड़ के दुबई पहुँचे होते हैं। ये जो बाजी इतने, आप एक गौर करें ना कि जितने जोड़े बाजी रोज़ बदलती हैं, इतने जोड़े ख़रीदने के लिए, चले पैसे हैं भी, इतने जोड़े ख़रीदने के लिए उनको चूज़ करने के लिए ज़ाहिर है बहुत वक्त चाहिए। अब आप कहेंगे उसके लिए बाजी ने लोग रखे होंगे, बाजी ने जो लोग रखे हुए वो आपने बाजी के साथ देख ही लिए हैं। वो तो बस तरबूज शरबूज काट के दे सकते हैं बेचारे, जिस तरह की वो नीफा शीफा बाजी के इर्द गिर्द हैं, वो बेचारियाँ ये सब कुछ तो नहीं चूज़ करके दे सकती बाजी को। तो तालीम वहाँ पर ज़रा कम ही है। बल्कि हम एक और भी आपके सामने लौंडा लपाड़ा जी के ज़ुम्मे एक और
मंसूर अली खान साहब की बात कर रहा हूँ। लौंडा लपाड़ा इसलिए कि वो खुद लौंडा लपाड़ा का वर्ड बहुत ही दिल से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके ज़ुम्मे एक और पीआर की कैंपेन लगी हुई है मरियम साहबा की। वो आपके सामने रखेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं उनकी पीआर कैंपेन। आज के व्लॉग में ज़रा वक्त नहीं है, वो आपके सामने तफसील के साथ वो चीज़ भी रखेंगे। बहरहाल अब आते हैं कि अगर बाजी मरियम के पास पैसे भी हैं तो इतने कपड़े तो बंदा वक्त ही नहीं है ना खरीदने का, उन्हें चूज़ करना है, उन्हें अपने साइजेस में देखना है, फिर वो आपके ऊपर कैसे लगते हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना। तो वो तो ये होता ही है कि फिर वो जो बेचारे इन्वेस्टर हैं वो अगर बाजी लंदन से आ रही हैं तो उन्होंने उड़ के दुबई पहुंचे होना होता है, और उन्होंने फिर अपनी इस्तात के मुताबिक वहाँ से चॉइसेस करके रखी होती हैं, और फिर वो माल मुकदमा जो है वो नजराना पेश किया जाता है। यही लंदन में होता है, यही मैंने आपको एक खबर दी थी, फ्रांस में भी सुनने में आया था कि ऐसे ही मामला फ्रांस और स्विट्जरलैंड में हुए हैं। और अब खैर इस दफ़ा ना आपको वो दुबई में हाथ हिलाते नजर आएंगे, ना उनकी कोई मीडिया एक्टिविटी नजर आई है, वो सीधी पाकिस्तान में अचानक से आ गई। तो आपके जहन में सवाल होगा कि ये बाजी तो टिकटॉक का, तस्वीर का, जहाज़ का, गाड़ी का, कोई ऐसा मरहला छोड़ती नहीं है, भले बेइज्जती भी हो रही हो, क्योंकि बाजी ने अपना नया कोई ना कोई जो विंटर ओवरकोट है वो भी दिखाना है। अब जितने कोट बाजी ने ले रखे हैं, हमारी जो इत्तला है वो ये है कि 23 नए कोट लिए गए हैं। हो सकता है हम गलत हों, ये सुनी सुनाई है, जाहिर है किसी ने अंदर से हमें इन्फॉर्मेशन दी है जो सामान रख रहे थे इधर उधर। तो अगर ये गलत इन्फॉर्मेशन है तो नून लीग वाले करेक्ट कर दें, हम यहाँ करेक्ट कर देंगे, ये अज़मा बुखारी साहबा या दूसरे कोई बता दे। ये पता ये चला है कि 23 नए ओवरकोट लिए गए। पाकिस्तान में तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है, ये मतलब है ठंड लेकिन इतनी नहीं पड़ती कि मोटे मोटे ओवरकोट पहने जाएँ। अब जो पाकिस्तान में दोस्त बैठे हैं उन्होंने कहना है गिल साहब इतने आगे देखो ना तो और पता लगे। मैं जाहिर है वहाँ भी रहा हूँ, तो जो मैं भी यहाँ से कोई अपने ओवरकोट लेके जाता तो वो नहीं पहने जाते थे, वहाँ पर उस तरह की ठंड नहीं पड़ती कि उतने जो हैवी ओवरकोट्स जो हैं वो पहने जाए। अब बाजी ने इतने कोट ले लिए तो बाजी ने तो कोई एक्टिविटी जारी मिस नहीं करनी थी जिनमें वो कोट्स पहन के जो फोटोशूट ना हो, कोई टिकटॉक ना बने। तो फिर सवाल ये है कि ये अचानक से बाजी पाकिस्तान कैसे पहुंच गई? तो जनाब उसका जवाब है पाकिस्तान एयरफोर्स। तो अब रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़, स्पेशल जहाज़ पहले बाजी को स्विट्जरलैंड छोड़ के आया, और उसके बाद अब दोबारा जो फ्लाइट प्लान भी सोशल मीडिया शेयर कर रहा है कि दोबारा एक जहाज़ गया। और कहाँ से पता चलता है कि वो खुसूसी तौर पर एयरफोर्स का है कि वो यूके में एक जो एयरफोर्स का फील्ड था वहाँ पर जाके उसने, एयरफील्ड जो था वहाँ पर जाके उसने लैंड किया। जाहिर है वो पीआईए का जहाज़ तो वहाँ लैंड नहीं करेगा। तो अब ये जो फ्लाइट प्लान सोशल मीडिया शेयर कर रहा है और जो इन्फॉर्मेशन दूसरे सूत्रों से आ रही है उससे यही शायबा जा रहा है, यही सिचुएशन जा रही है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ हैं वो अब बाजी मरियम की टैक्सी बन गए। मीन बाजी उन्हें इस्तेमाल करती हैं अपनी मर्जी से। पहले वो उन्हें स्विट्जरलैंड छोड़ के आते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर इंतज़ार में रहते हैं, और फिर जब बाजी फारिग हो जाती हैं अपनी शॉपिंग और वहाँ पर जो भी लोगों से बिजली शिस्ती भी हुई है, जाहिर है उस सारे काम से फारिग होती हैं, तो फिर एयरफोर्स को बताया जाता है, फिर एयरफोर्स अपना जहाज़ लेके जाता है वाया टर्की और फिर वहाँ लैंड करता है और फिर वहाँ से बाजी को जो है लेकर आया जाता है। अब ये क्यों इतनी नवाज़शात हैं, वजह क्या है, एयरफोर्स क्यों इस्तेमाल हो रही है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ ऑन फॉर योर इमेजिनेशंस एंड फॉर योर ओन एनालिसिस कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में हमने ये पहले होते तो नहीं देखा। तो एयरफोर्स को, क्योंकि एयरफोर्स तो आपको पता है कि बहुत काइंड ऑफ ए पोलिटिकल है। वैसे तो अब पाकिस्तान में ए पोलिटिकल कुछ भी नहीं है जैसे जैसे हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कम अज़ कम जो हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन से अगर कंपेयर करें तो खासा ए पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन लगता है उस कंपैरिजन में। लेकिन अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, सोच विचार ज़रूर होनी चाहिए, हम हर चीज़ में इस लेवल तक क्यों पहुँच रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर मौलाना राग़िब नईमी साहब, जी हाँ, उन्होंने एक फतवा ठोक दिया था। उनको अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ये सब लोग पुराने ज़माने में रहते हैं। उस ज़माने में तो वही था ना कि वो बुरी बात थी, मैंने उसे कंडेम किया हुआ है जो नवाज शरीफ साहब को जूता मारा गया। और ये मैं मजाक में बुरी बात नहीं कह रहा, सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि जो भी है कानून हाथ में लेने का और वायलेंस करने का इख्तियार किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। जो भी करेगा मैं उसे कंडेम करूंगा, मुंह से बात करे, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। बल्कि जब आप वायलेंस इस्तेमाल करते हैं ना या गाली गलोच देते हैं तो आप जिस बंदे ने बुरा काम किया होता है उसको फ़ायदा देते हैं, क्योंकि फिर जो सही तनकीद भी करते हैं, जो सही प्रोटेस्ट भी करते हैं, आप उनका हक भी मारते हैं, उन पर भी तनकीद के लिए मैदान बना देते हैं। बहरहाल राग़िब नईमी साहब को तो यही पता था ना कि जनाब लोग जूता शुदा मारते हैं, और इतनी उनको मेरा ख्याल फहम थी, उन्होंने ये फतवा ठोक दिया। फतवा क्यों ठोका, और वो जाहिर है कोई ना कोई इंटरेस्ट होंगे नवाज शरीफ के साथ, इस ख़ानदान के साथ या चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ। उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, हमने कल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी अंदरूनी ज़राए से जिनकी उनसे बातचीत हुई, और आपको याद हो ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बताया था कि वो बहुत परेशान हैं, शर्मिंदा हैं, परेशान हैं। उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनकी इतनी ठुकाई होगी, उनकी इतनी ज़्यादा जो है वो लेदे होगी। अब उनको अंदाज़ा हुआ है, ये हम पिछले व्लॉग में आपको खबर दे चुके, और आज आपने वो खबर दुरुस्त होते देख भी ली, क्योंकि राग़िब नईमी साहब ने अब एक नया फतवे की एक्सप्लेनेशन जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर
आप वीपीएन को रजिस्टर्ड कर लें तो फिर वो हलाल है। मतलब रजिस्टर्ड करके आप गंदी वेबसाइट देखें, क्योंकि रजिस्टर्ड करके भी आप गंदी वेबसाइटें देख सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ रजिस्टर्ड सिर्फ ये है कि रजिस्टर्ड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उस वीपीएन से आप फिर कुछ एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस 100% वही रहनी है, सिर्फ ये कि वो आप पीटीए को फ़ी देंगे, उनकी रजिस्टर्ड करेंगे तो आप उनको फ़ी देंगे और उनके आप डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे। बाकी वीपीएन तो आपको सारी वो एक्सेस देगा जो पाकिस्तान में नहीं है। तो अब मौलाना रागिब नईमी साहब आपको गंदी वीडियोस, जी हाँ फोश वीडियोस, जिन्हें ब्लूप्रिंट कहते हैं उर्फ़े आम में, वो फोश वीडियोस देखने को हलाल करार दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा अपने मुंह से कि अगर आप इसे रजिस्टर्ड कर लें तो फिर यह हलाल हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है, हम तो फतवा नहीं दे सकते, हम तो बहुत ही गुनाहगार से इंसान हैं, लेकिन इस बात से शायबा यही आता है कि आप रागिब नईमी साहब रागिब कर रहे हैं कौम को कि आप गंदी फिल्में भी देखें लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड कर लें। आपको कल ही बताया था कि पशेमान है, परेशान है। आपको मैंने कहा जब आप इखलाक के अंदर रहते हुए वायलेंस के बगैर इनकी पब्लिक शेमिंग करते हैं, ये सबसे बड़ा हथियार है। इनकी पब्लिक शेमिंग करें, इनकी दुर्गत बनाए जितनी बन सकती है, इनमें से एक एक भागेगा, एक एक भागेगा। आप देखेंगे, अभी देखें रागिब नईमी साहब ने कैसे अपनी पोजीशन बदली, लेकिन आपने जान नहीं छोड़नी, आपने ठुकाई जारी रखनी है, इसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते रहिए। ये जो थोड़ी सी रह गई है ना कसर फतवे में, ये इसको भी छोड़ के भागेंगे, सर पर जूते रख के भागेंगे। आप देखेंगे ये थोड़ी सी कसर रहेगी, बस जारी रखिए यहीं पर, अपनी लाइन और लेंथ आपकी यही रहनी चाहिए। अच्छा जी, तीसरी खबर जो आज की इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि खबर ये आई है कि जो स्मोग है उसमें जो हमारे हसास अदारे हैं उन्होंने बारिश बरसाने में मसरूफ़ है। मीन कि उन्होंने जो बारिश हुई है थोड़ी बहुत, कोई जेलम के इलाके में, लाहौर में तो मेरा ख्याल नहीं हुई अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोई जेलम के इलाके में हुई हो, पता नहीं, अल्लाह जाने आप ही हो गई है या किसी ने, क्योंकि हम अपने नाम भी ले लेते हैं ना, नंबर 1 बनने का हमें शौक है, कितने कुछ भी हो गए असी अपने नाम ले लेने। सो बहरहाल अब वो भी हमने हसास अदारों ने अपने नाम ले लिए। पता चला है जी कि एक हसास अदारे का इसमें काम है। अच्छा जनाब, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा कि अब बारिश बरसाने में भी हसास अदारे का काम। अब अगर वो एयरफोर्स के जहाज़ पर हम ज़्यादा बात करेंगे तो फिर भी गुस्सा आता है, फिर हमें गद्दार, फिर हमें मुल्क दुश्मन, मुल्क की अफवाज के खिलाफ बात करने वाले डिक्लेयर कर दिए। लेकिन समझ नहीं आती कि एयरफोर्स का क्या काम है बाजी मरियम के लिए जहाज़ को टैक्सी बना देना, हमारी समझ से बाहर है। अब यहां समझ से बाहर है कि हसास अदारे का क्या काम है बारिश बरसाने के साथ। पिछले दिनों एक, आपको याद होगा, एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया के जो गैर महफूज तरीन मुल्क हैं, मतलब जहां सिक्योरिटी के सबसे ज़्यादा खदशात हैं या खतरात हैं, खदशात नहीं बल्कि खतरात हैं, उनमें पाकिस्तान नीचे से तीसरे नंबर पर आया। जी हाँ, मेरा ख्याल पाकिस्तान से आगे माली था और उसके आगे नाइजीरिया था। ये 2 मुल्क हैं, अगर इनको भी हमने हरा दिया, जिससे मत हम लगे हुए हैं और हरा देंगे, तो आप जहन में रखिए कि फिर पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर गैर महफूज तरीन मुल्क डिक्लेयर हो जाएगा। हम नहीं कर रहे, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने जो लिस्ट जारी की थी वो हमने आपके सामने रखी थी, याद कीजिए। अब अगर हसास अदारों का काम है तो वो भाई वहाँ है ना, वहाँ महफूज करें, वहाँ अपनी रैंकिंग बेहतर करें। अभी बलूचिस्तान में हमारे एफसी के जवान शहीद हुए, हमारा काम वहाँ है। अभी हिंदुस्तान ने गार्डियन में कहा कि हमने 20 लोगों को अंदर आके मार दिया, उसके बाद उनके वजीर का बयान आया, उसके बाद आमिर सरफराज तांबा को फिर मार दिया। अब हमारा काम वहाँ है, लेकिन हमारा काम कहाँ, हम बारिश बरसा रहे हैं। हम जो है वो, पता चला एक टेलीविजन में नाम नहीं लेता, जब नाम लेता हूँ उनका, सोशल मीडिया पे है, हरे 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 रंगों में, वो भी पता चला है कि वो भी चौधरी साहब ही पीछे से उसको भी फंड फाइनेंस कर रहे हैं। पिछली दफ़ा मैंने उनका नाम लिया तो उन्होंने किसी से फ़ोन करवाया कि जी हम नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। हमें गलत फहमी नहीं हुई, हम भी हुकूमत में रहे हैं, अंदर और बाहर सब कुछ समझते हैं, इतनी गलत फहमी नहीं होती। हमें ये तब से पता है जब से आप पैदा हुए हैं, मीन पैदा का मतलब जब से आपकी ये चीज़ बनी थी, ये ड्रामे बनने शुरू हुए थे कि ये आपको चार्ज बैंक कहाँ से लगा है। बहरहाल मुख्तसर बात ये है कि हम ड्रामे भी बनाते हैं, हम अब खेती बाड़ी भी करना चाहते हैं, सीमेंट हम पहले ही बनाते थे, बाकी सारे कामों में भी, हसास गैर हसास कामों में हमारे हसास काम है। और अब बारिश भी हम बरसाएंगे। यार कोई काम किसी और लिए भी छड़ दो, ट्रस्ट करो, आप ही के भाई हैं, आप ही के बेटे हैं, आप ही के साथ वाले हैं, सारा काम ही तुसी करना है। तो फिर मेरा मतलब है फिर सिर्फ दूसरों ने गद्दारी और बगावत करनी है, बाकी कोई काम किसी के पास नहीं है। तो थोड़ा सा ख्याल किया करें जब आप खबर लगवाते हैं। पहले ही आप ओवर एक्सपोज्ड हैं मीडिया में, पहले ही आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ओवर हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। इसको कंट्रोल करें मेहरबानी करके। जब हम बात करते हैं फिर आपको बुरा लगता है, फिर आप गद्दारी और बगावत के नए फतवे देते हैं, आपके दिल में भी कदूरत आती है कि हम पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन आप ऐसे काम करते क्यों हैं जिस पर आप पे तनकीद हो। मतलब मैं आई येट टू अंडरस्टैंड कि एक हसास अदारा जो है, ज़ाहिर है सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है, या हमारी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, या हमारा कोई साइंस टेक्नोलॉजी के जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्रेडिट उनको क्यों नहीं दिया जा सकता।
ये भी क्यों एजेंसीज को या फौज को या उन्हीं के किसी जैली इदारे को इसका क्रेडिट क्यों देना है? क्या वजह है कि हम किसी और को क्रेडिट देने के लिए हमारा दिल ही नहीं बचा? बाजी मरियम को लाना है तो वो भी हसास ही हो गया मामला कि स्विट्जरलैंड छोड़ना है और लाना है तो वो भी हसास ही है काम। बारिश पैनी है तो वो भी हसास है। पाक पतन के उधर किसान जो है वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन, उससे पहले मुजफ्फरगढ़ में कि ये जरखेज़ ज़मीन है, ये हमसे छीनी जा रही, वो भी हसास ही काम है। तो जनाब थोड़ा सा कभी कभी गैर हसास काम भी कर लिए, ये आम पब्लिक के लिए भी छोड़ दें कुछ तो, मतलब कोई एक दो चीज़ें, चार चीज़ें, थोड़ा सा ट्रस्ट की यार, बाकी पाकिस्तानी भी हैं मुल्क के अंदर, वो भी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा उनके लिए भी। मीडिया में भी आपके ही एक दोस्त जो है वो लोगों को लिख के भेज देते हैं आज ये कवर करना है, ये वाली होनी चाहिए। मेरा ख्याल मुश्ताक साहब हैं, शहजाद अकबर साहब बार बार उनका नाम बताते हैं, ब्रिगेडियर मुश्ताक आई गेस, तो वो रोज़ भेजते हैं कि जी ये करना है, ये नहीं करना। ये शहजाद अकबर साहब अक्सर ये स्टोरी ब्रेक करते हैं। तो हम समझने से बहरहाल का असर है कि आज ये सारा जो बारिश का सारा सीन था लाहौर में, पड़नी है कि नहीं, स्मोक रुकनी है कि नहीं, इसमें जो है हसास इदारों का या मामलात का क्या लेना देना था। बहरहाल और भी इंटरेस्टिंग ख़बरें थी, और वो ख़बरें कुछ तो एक अज़मा बुखारी साहबा ने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल को बगावत कर डाली है या उनके खिलाफ बयान दिया, लग नहीं रहा खिलाफ लेकिन है खिलाफ, वो आपको बताना था। वक्त ख़त्म हो गया, सुबह के व्लॉग में आपको बताएंगे। मुझे फ़िलहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।